आखिर कौन है पाकिस्तान का हुक्मरान? अवाम, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान या फौज? और मुल्क की सलामती के लिए असल खतरा कौन है? ये वो बहस और लड़ाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक सियासी, मुआशी और जमहूरी तौर पर मजबूत नहीं हो सका। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये मसला शुरू कैसे हुआ और कब हुआ। आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं 1947 में, जब पाकिस्तान नौमौलूद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर जन्म लेता है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इंतजामिया का रवैया इक़्तिदार की खींचातानी का आगाज था। फातिमा जिन्ना अपनी किताब मेरा भाई में एक वाकया लिखती हैं कि एक दिन वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान और सेक्रेटरी जनरल कायद-ए-आज़म से मिलने आए। फातिमा जिन्ना ने आकर बताया तो कायद-ए-आज़म मुस्कुराए और कहा, पति तुम जानती हो वो क्यों आया है? वो ये जानने के लिए आया है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और मैं कब तक जिंदा रह सकती हूँ। इस एक जुमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क़यादत के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान बनते साथ ही शुरू हो चुके हैं। तारीखदान के अजीज द मर्डर ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान पर पूरी तरह एतमाद नहीं रखते थे, लेकिन वो इस इख्तिलाफ को जाहिर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका फायदा अंग्रेजों और कांग्रेस को होता। सियासी हालात नाजुक थे, इसलिए वो लियाकत अली खान को बर्दाश्त करते रहे। मोहम्मद अयूब खोड़ो भी लिखते हैं कि 14 अप्रैल 1948 को एक खुसूसी लंच के दौरान कायद-ए-आज़म ने कहा कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म मामूली काबिलियत का हामिल है। इसी तरह एक और बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान बनते साथ ही जो फौजी अफसरान थे उनकी दिलचस्पी सियासत में आना शुरू हो गई। इस हवाले से क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को सिविल मिलिट्री अफसरान के बारे में खदशात है। अब्दुल रब नश्तर ने कायद-ए-आज़म को अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि अयूब खान ने अपनी ड्यूटी में पेशा वाराना रवैया नहीं अपनाया। इस पर कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैं इस अफसर को जानता हूँ, वो फौजी मामला से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी रखता है, और तारीख ने साबित किया कि अयूब खान ने ऐसा ही किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फौजी क़यादत के बारे में अल्फाज एक चार्जशीट से कम नहीं थे, जो सियासी खींचातानी और बानी पाकिस्तान के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के बारे में तमाम खदशात का पर्दाफाश करते थे। और 78 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में ये डिफाइन ही नहीं हो सका कि मुल्क पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं कौन। जनरल शेर अली खान पटौदी ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सोल्जरिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि अंग्रेज जनरल डगलस ग्रेसी ने जाते जाते जनरल अयूब को ये नसीहत की कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी है कि वजीर आजम पर हमेशा फौज के जनरल की बालादस्ती रहे। लगता है ये इसी नसीहत का तसलसल है कि आज तक एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। खैर 1947 में जब लियाकत अली वजीर आजम बने तो हालात खराब होना शुरू हो गए। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 4 साल बाद ही वजीर आजम लियाकत अली की हुकूमत के खिलाफ 1951 में फौजी बगावत की कोशिश हुई। इस बगावत में दीगर अफसरान के साथ जो लोग शामिल थे वो थे मेजर जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर M.A. लतीफ और फैज अहमद फैज जो एक आम शायर है। हुकूमत को इस साजिश का इल्म हो गया। मुलजमान पर खसूसी अदालत के बंद कमरे में मुकदमा चला, लेकिन हैरत की बात यह है कि कार्रवाई खुफिया रखी गई और उसके नतायज शायद आज तक खुफिया हैं, यानी नजरिया जरूरत का बीज बोया जा रहा था। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि 16 अक्टूबर 1951 को एक सियासी जलसे में लियाकत अली खान को शहीद किया गया। इनकी हुकूमत का दौर 4 साल और 2 माह था। अब लियाकत अली खान की शहादत एक ऐसी मिस्ट्री है कि इस पर एक अलग वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है और इंशाल्लाह हम करेंगे। लियाकत अली खान की शहादत के बाद वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी एक अजीबो-गरीब गेम बन गई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने 17 अक्टूबर 1951 को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। गवर्नर जनरल ने इनको 17 अप्रैल 1953 को बरतरफ कर दिया। इनका दौर हुकूमत सिर्फ 1 साल 6 माह पर मुश्तमिल था। फिर मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म बने। उन्होंने 11 अगस्त 1955 को इस्तीफा दे दिया। इनकी हुकूमत 2 साल और 3 माह रही। फिर चौधरी मोहम्मद अली ने वज़ीर आज़म के ओहदे का चार्ज संभाला, लेकिन 12 सितंबर 1956 को इन्हें बरतरफ कर दिया। वो सिर्फ 1 साल और 1 माह वज़ीर आज़म की हैसियत से रहे। इसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म बने। रियासती इदारों के साथ इनके भी इख्तिलाफात हुए, जिसके बायस उनको 18 अक्टूबर 1957 को इस्तीफा देना पड़ा। इनकी हुकूमत 1 साल और 1 माह रही। अक्टूबर 1957 में इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर को वज़ीर आज़म का ओहदा मिला, लेकिन इनके खिलाफ अदम एतमाद आई और उन्होंने 16 दिसंबर 1957 को इस्तीफा दे दिया। वो 2 माह से भी कम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। फिर मलिक फिरोज खान नून ने 16 दिसंबर 1957 को वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला, लेकिन अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इनको बरतरफ कर दिया गया। इनका दौरे हुकूमत 10 माह से भी कम था। जरा सोचे तो ऐसा लगता है ना कि मुल्क नहीं बल्कि एक म्यूजिकल शो चल रहा था, जिसमें कुर्सी एक और बैठने वाले कई अफराद थे जो बारी बारी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को कुर्सी के मुताबिक एडजस्ट करने की दौड़ में थे। चले आगे चलें तो फिर आगाज होता है जनरल अयूब खान के दौर।
مارشل لا کے نفاذ کے بعد یہ عمومی کلچر بن گیا تھا کہ حکومت مخالف کیمپ میں جو بھی سیاستدان ہوتے انہیں غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیتی۔ اندازہ لگائیں کہ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان جب صدارتی الیکشن ہوا تو فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، یعنی بانی پاکستان کی بہن کو غدار کہا گیا۔ ان کی کردار کشی کی گئی اور ایوب خان اور ان کے حامیوں کی جانب سے جو پیمفلیٹس تقسیم کیے گئے تو ان پر درج تھا کہ فاطمہ جناح ملک توڑنے کی سازش کر رہی ہے۔ حامد خان کی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایوب خان حکومت نے فاطمہ جناح کے خلاف غداری اور ملک دشمنی کا تاثر بنوایا۔ چلتے چلتے بات پہنچتی ہے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے تک، جب دوسروں کو غدار قرار دینے والا ایوب خان خود گالیوں اور تنقید کی زد میں آیا تو بالآخر انہیں اختیارات اور اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب اس بیچ سارے دورانیے میں شیخ مجیب کا کردار نہ بھولے گا جو کسی نہ کسی صورت میں اصل غداری کا مرتکب ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت فاطمہ جناح اور دیگر تمام سیاستدانوں پر ہی غداری اور ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے مخالف ہونے کے ٹھپے لگ رہے تھے تو یہ غداری والا الزام اتنا عام ہو گیا تھا کہ اسے سنجیدہ ہی نہیں لیا جاتا تھا۔ خیر حالات نے کروڑ لی اور نور الامین دسمبر 1971 کو وزیر اعظم بنے۔ وہ تو 2 ہفتوں سے بھی کم پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاکستان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے فوراً بعد انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ اب باری آتی ہے ایک اور مقبول ترین سیاسی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، لیکن ان کے دور اقتدار میں بھٹو کو بھی بہت سارے لوگ قومی سلامتی کے مخالف لگے۔ مذہبی رہنماؤں کو قید کیا گیا، بلوچستان میں آپریشن کیا گیا اور پھر 5 جولائی 1977 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے انہی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ضیاء الحق نے قومی مفاد کے نام پر مارشل لا لگایا اور سیاسی قیادت کو جیل میں پھینک دیا۔ اسی دوران بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی وزارت عظمیٰ کا دور 3 سال اور 11 ماہ پر مشتمل تھا اور پھر ضیاء الحق کی خواہش پر محمد خان جنیجو مارچ 1985 میں وزیر اعظم بنے، لیکن ضیاء الحق نے انہیں بھی برطرف کر دیا۔ جنیجو 3 سال اور 2 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، لیکن پھر حالات پھر سے بدلے۔ ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد مسلم دنیا کی پہلی خاتون رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو نے دسمبر 1988 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن سازشیں اس دوران بھی جاری رہیں اور ان کی حکومت کو غلام اسحاق خان نے کرپشن کے الزام میں اگست 1990 میں ختم کر دیا۔ پھر آتے ہیں ہمارے مشہور باؤجی، میرا مطلب ہے نواز شریف۔ نواز شریف نے 6 نومبر 1990 کو اقتدار سنبھالا تو ان کی حکومت بھی کرپشن کے الزامات کے تحت 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے ختم کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت بحال تو ہوئی اور انہوں نے اپنا عہدہ بھی سنبھالا، تاہم انہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا، جس کا بتایا گیا کہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے عام شخصیات۔ ان کا دور حکومت 2 سال اور 7 ماہ کا تھا۔ اس کے بعد پھر سے بینظیر بھٹو نے 19 اکتوبر 1993 میں دوسری مرتبہ اقتدار سنبھالا، لیکن 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے ایک مرتبہ پھر سے بینظیر بھٹو کو برطرف کر دیا۔ دوسری مرتبہ بینظیر بھٹو 3 سال سے زائد عرصہ وزیر اعظم رہی۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ سارا کچھ سر گھما دینے والا ہے، لیکن یہی وہ گیم ہے جو تاریخ کے اوراق میں جھانکنے پر معلوم ہوتی ہے، جس کے گھن چکر میں پاکستان کی عوام پستی آئی ہے اور اب بھی پست رہی ہے۔ چلیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف فروری 1997 میں دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے۔ پھر الزام لگا کہ جب نواز شریف بھارت سے امن مذاکرات کر رہے تھے تو اس دوران پرویز مشرف نے کارگل آپریشن کیا۔ اس پر سیاسی اور فوجی قیادت میں اختلافات ہو گئے پھر سے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور حکمران بنے جنرل پرویز مشرف۔ پاکستان کی تاریخ میں تیسری مرتبہ مارشل لا لگا۔ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف اور شہباز شریف پر طیارہ اغوا کرنے کی سازش کا الزام لگایا، ان پر کیس بنایا، ان پر وطن دشمنی کے الزامات لگائے اور ان کو سزا ہوئی، لیکن دونوں جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر مشرف نے انتخابات کروائے اور اپنی مرضی کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنوایا، لیکن اپنا وزیر اعظم بنوا کر بھی مشرف صاحب مطمئن نہیں ہوئے اور ان کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے۔ جون 2004 میں اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ وہ 1 سال اور 7 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر ہے۔ پھر مختصر سے عرصے کے لیے چودھری شجاعت آئے، لیکن پھر خیال آیا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ آنا چاہیے، تو 2004 میں آمد ہوتی ہے شوکت عزیز کی۔ شوکت عزیز نے 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ اس کے بعد پھر لولی لنگڑی جمہوریت واپس آنا شروع ہوئی۔ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انتخابات میں یوسف رضا گیلانی 2008 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن پھر عدالت ایکٹیو ہونا شروع ہوئی۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے الزام میں ان کو نااہل قرار دے دیا۔ ان کا دور حکومت 4 سال اور 1 ماہ کا تھا، یعنی
वो बस पूरी करने ही वाले थे मुद्दत, लेकिन कर नहीं सके। इनके बाद राजा परवेज अशरफ ने 22 जून 2012 से 24 मार्च 2013 तक वज़ारत उज़्मा के मनसब पर काम किया। अच्छा, इस दौरान मुस्बत चीज़ ये रही कि असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की, फिर नए इंतखाबात हुए। इसके बाद नवाज शरीफ 5 जून 2013 को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। ये चंद साल पहले की बात है कि डॉन लीक्स और इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अचानक इसके इमरान में मुबतला हुई, खमियाजा नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा। और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ को ओहदे से अलग होना पड़ा। फिर मुख्तसर से अरसे के लिए शायद खाकान वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन रुके। पाकिस्तान के हालात बदलने के दावे करने वाले हुक्मरान जो कुर्सी एक और उम्मीदवार कई होने की वजह से इक़्तिदार की तब्दीली पर फोकस किए बैठे थे, अब की बार अवाम के लिए लाए तब्दीली सरकार। तो 2018 में इंतखाबात हुए। इसके इमरान का जादू सर चढ़ के बोला, अवाम के या किसी और के वो आप जानते ही हैं। खैर, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर इक़्तिदार से बेदखल किए गए नवाज शरीफ को ख्याल आया कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो 2020 में एक जलसे से खिताब किया उन्होंने और कहा कि कैसे हो सकता है कि मुल्क का आइन तोड़ने वाले मुहब्बे वतन हो और जो सियासतदान है वो गद्दार हो। इसके बाद इसी माह इन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया। हालात ने पलटा खाया और अप्रैल 2022 में इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए हटा दिया गया। इनकी हुकूमत 3 साल और 7 माह रही। इसके इमरान था बड़ी जल्दी उतर गया। फिर एक हुब्बुल वतनी और मुल्की क़यादत के लिए अहलियत और मौजूद तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 से 14 अगस्त 2023 तक हुकूमत की और फिर 3 मार्च 2024 को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और अब तक इस ओहदे पर कायम है। लेकिन इमरान खान इस सारे अरसे के दौरान फौज पर खुलकर तनकीद करते रहे। मीर जाफर, मीर सादिक कहते रहे। अब वक्त ये आ गया है कि वो इमरान खान जिनकी मोहब्बत में पाकिस्तान की पूरी सियासत को खुड्डे लाइन लगाया गया था, आज वो इमरान खान भी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। जबकि नवाज शरीफ को सिर्फ इस हद तक कबूल किया गया है कि वो बाहर बैठकर तमाशा तो देख सकते हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं बन सकते। अब अगर तमाम अदवार पर नजर डालें तो एक बात साफ नजर आती है कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम कभी मुस्तकिल नहीं रहा। कभी वज़ीर-ए-आज़म कमजोर था या कभी उसे कमजोर बनाया गया, कभी सियासी जमातें आपस में लड़ती रहीं और कभी गैर मुंतखब शख्सियात और इदारे ज्यादा ताकतवर हैं। और पूरी तारीख में नजर ये आया कि आज का मुहब्बे वतन कल का गद्दार और आज का गद्दार कल का मुहब्बे वतन बनता है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान आज भी सियासी तौर पर वहीं खड़ा है जहाँ कई दहाइयों पहले खड़ा। और असल सवाल आज भी वही है कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है, अवाम, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान या फौज, और मुल्की सलामती के लिए असल खतरा कौन है। वीडियो के अख्ताम पर तमाम हकायक जानने के बाद आपको यकीनन ये समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं कौन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।